तो नमस्ते, मेरा नाम है जुनाक ली और मैं हूं दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया के लाला में आपका स्वागत है। तो हिरन से प्यार इश्क मोहब्बत करने वालों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ हिंदी के ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि हिंदी में मौजूद है और जिसके कारण हमारे जैसे विदेशियों को हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हिरन प्रेमियों को पता होगा कि मैंने हिंदी सीखना स्टार्ट किया था जब मैं कोरियन एज के हिसाब से 15 साल यानी मिडिल स्कूल के द्वितीय कक्षा में अपने पढ़ाई कर रहा था। और तब मैंने 3 इडियट मूवी देखी और उस मूवी के चलते मेरे मन में हिंदी और भारत इन दोनों चीजों के ऊपर जो दिलचस्पी जो होती है वो उत्पन्न हो जाती है। और उसके बाद हिंदी सीखने के साथ साथ मैंने कई देशों के भाषा भी सीखने की कोशिश की है, जैसे कि बंगाली और श्रीलंका की भाषा सिंघाला, और अभी मैं टर्की और उज्बेकिस्तान इन दोनों देशों के भाषा को भी सीख रहा हूं। और मैंने एक टाइम मंगोलिया की भाषा सीखने की भी कोशिश की थी। तो इन सारी भाषाओं को सीखने के पश्चात मैं इन निष्कर्ष पर पहुंच गया हूं कि हिंदी का जो लेवल है यानी इसकी जो कठिनाई का स्तर की अगर बात की जाए तो वो मिडिल में आता है। सबसे आसान मुझे लगती है उज्बेकिस्तान की भाषा और सबसे कठिन मुझे लगी मंगोलिया और श्रीलंका की भाषा सिंहला। तो इस वीडियो में मैं हिंदी के कुछ कठिनाइयों पर फोकस करके आप लोगों के सामने वो राय व्यक्त करने वाला हूं जिसके कारण हिंदी सीखने के टाइम मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी के। पहली कठिनाई है लिंग की उपस्थिति। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में हर संज्ञा के पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये 2 लिंग मौजूद होती है। ये लिंग ज्यादातर भारत के पश्चिमी क्षेत्र के भाषाओं में देखने को मिलते हैं और बंगाली ओडिया जैसे इस क्षेत्रों के भाषाओं में ये बातें देखने को नहीं मिलती। तो जब मैंने हिंदी के ग्रामर की किताब का पहला पन्ना खोला तो ये मेरे सामने खड़ी हुई सबसे पहली मुश्किल थी, क्योंकि संज्ञा को लिंग के आधार पर बांट के उसके हिसाब से ग्रामर में बदलाव आना, ये कंसेप्ट समझना हमारे जैसे कोरियन लोगों के लिए बेहद ही ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि हमारे भाषा में ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोगों को 2 वाक्य सुनाता हूं कि रामेश मेरा लड़का है और नीला मेरी लड़की है। इसमें मतलब तो वही है, लेकिन जस्ट बिकॉज रामेश पुल्लिंग है और नीला स्त्रीलिंग है, इसकी वजह से आगे आने वाले मेरा और मेरी में अंतर हो जाती है। और खास करके मैं लड़के होने की वजह से अगर मैं बिरयानी खा रहा हूं तो मैं बिरयानी खा रहा हूं बोलना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरी कोई दोस्त मेरे सामने बिरयानी खा रही है तो मुझे उससे यह पूछना पड़ेगा कि तुम बिरयानी खा रही हो, ना कि तुम बिरयानी खा रहे हो। इस तरह से लिंग की उपस्थिति और उसके अनुसार बदलने वाले ग्रामर हमारे जैसे कोरियन लोगों के लिए हिंदी सीखते टाइम सबसे पहली मुश्किल बन जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदी में पुल्लिंग स्त्रीलिंग सिर्फ ये 2 लिंग ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मराठी में मैंने ये देखा है कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग और इन दोनों के साथ साथ नपुंसक लिंग भी एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से और ज्यादा कठिन लगती है। और दूसरी कठिन बात यह है परसर्ग का इस्तेमाल और परसर्ग के चलते होने वाले वाक्यों में बदलाव। जैसे परसर्ग का मतलब यह होता है कि हम जो सेंटेंस के यानी कि शब्दों के पीछे जो 1 या 2 शब्द लगाते हैं, जैसे कि मैं, को, का, के बारे में, के ऊपर, ये सब परसर्ग के अंतर्गत गिने जाते हैं। और हिंदी की एक खासियत यह है कि अगर किसी संज्ञा के पीछे परसर्ग लगता है तो उस परसर्ग के अनुसार उस संज्ञा के रूप में थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं कि ये मेरा बेटा रामेश है, लेकिन जैसे कि यहां से सेंटेंस अगर बढ़ जाए तो ये मेरे बेटे रामेश की चाबी है। वैसे मेरे आप लोगों को पता होगा कि बहुवचन का शब्द है, लेकिन इस सेंटेंस में यूज हुए की नामक परसर्ग के कारण रामेश के आगे आने वाले मेरा शब्द चेंज होकर मेरे में बदल जाता है। और फिर उसके साथ आने वाले बेटा भी, यानी कि जिसका उच्चारण आ से समाप्त होता है, उसके पीछे परसर्ग आने पर आ का उच्चारण ह्रस्व हो जाता है और फिर ए में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये मेरा कमरा है और मेरे कमरे के अंदर रमेश है। इन दोनों के अंतर को देखकर आप लोग समझ सकते हो। अभी वैसे मुझे इन दोनों को फर्क करके बोलने की आदत हो गई है, लेकिन जब मैं शुरुआत में हिंदी सीख रहा था तो मुझे ये पॉइंट इतनी ज्यादा कठिन लगी कि मेरे दिमाग तो ये पॉइंट समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार परसर्ग के आने की वजह से शब्द के रूप में बदलाव क्यों आते हैं। और तीसरा कठिन पॉइंट यह है कि सक्रामक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों में भेद। वैसे रिसर्च के अनुसार कई भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलने वाले वक्ता जब अपनी मातृभाषा में बात करते हैं तो सक्रामक क्रिया और अकर्मक क्रिया इन दोनों के बीच में अंतर को
अपने दिमाग में सोच नहीं पाते क्योंकि ये उनकी मातृभाषा होती है। लेकिन जैसे कि मैं एक विदेश नागरिक हूं जिसकी मातृभाषा हिंदी है नहीं, तो हिंदी को एक विदेश के रूप में सीखने वाले एक विदेश नागरिक के दृष्टिकोण से हिंदी में सकारात्मक क्रिया और आक्रामक क्रिया इन दोनों के बीच भेद करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस बात के ऊपर हिंदी के बहुत सारे ग्रामर पर भी फर्क पड़ता है। सबसे बड़ा फर्क पड़ता है जब आप भूतकाल यानी अतीत काल का सेंटेंस हिंदी में बनाते हो। जैसे कि मैं 2 सेंटेंस का एग्जांपल देता हूं। आज मैं 8 बजे उठा, आज मैंने 8 बजे खाना खाया। इसमें उठना जो क्रिया होता है यह आक्रामक क्रिया है, और इसमें जो खाने का जो क्रिया इस्तेमाल हुआ है वो सकारात्मक क्रिया होता है। जैसे कि आप सब लोगों ने यह बात तो नोटिस की होगी कि हिंदी में जब सकारात्मक क्रिया के अतीत काल का कोई सेंटेंस बनता है तो सबसे आगे आने वाले शब्द के पीछे ने नाम का परसर्क लगता है। यानी कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया बोलूंगा तो यह बात सरासर गलत हो जाएगा। लेकिन जब आक्रामक क्रियाओं के भूतकाल का वाक्य बनता है ना, तो उसके पीछे ने नाम का परसर्क नहीं लगता। जैसे कि मैं भारत गया, मैं यहां आया, मैंने भारत गया और फिर मैंने यहां आया बोलूंगा तो यह गलत हो जाएगा। जैसे कि हिंदी में सारी क्रियाओं को इन 2 वर्गों में बांटा जाता है, और इन 2 वर्गों के भेद के अनुसार या तो अतीत काल में या फिर बाध्यतामूलक काल जिसको बोलते हैं, जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है और मुझे आमिर खान की फिल्म देखनी है, इसमें भी कुछ ग्रामर चेंजेस आ जाते हैं, जिसके कारण हिंदी के सारे ग्रामर यानी कि सारे वर्ब याद करते समय दोनों में भेद करना अति आवश्यक बातें हो जाती है। और लास्ट बात है जो हिंदी का मुझे सबसे बड़ा कठिन पॉइंट लगा, और वो ये है कि जो वो, जहां वहां और जितना उतना, इन शब्दों का आपस में मिलीभगत और इनका इस्तेमाल। वैसे आगे बताए हुए 3 पॉइंट्स भी मुझे कई हद तक कठिन लगे, लेकिन 1 हफ्ते तक पढ़ाई करने के बाद मुझे उनका कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा था। लेकिन जो वो, जितना उतना, जहां वहां, जैसा वैसा, इनका सटीक हिंदी में नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन होता है ना, जिसको हिंदी में मिलीभगत बोलते हैं, ये पॉइंट मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदी में मुझे इतना कठिन लगा कि इनका कॉन्सेप्ट समझने में ही मुझे पूरे के पूरे 6 महीने का समय लग गया। इसका स्पष्ट रीजन यह है कि ऐसा जहां वहां जो वो, इस तरह से सेंटेंस को बनाने के जो कॉन्सेप्ट होता है ना, हमारे भाषा कोरियन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जैसे कि हिंदी में ये सेंटेंस बड़ा आम है और गलत भी नहीं है, यानी कि जो बंदा कल आया था उसका नाम अजय नगर है। अगर ऐसा बोलूंगा तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कोरिया में ना इस सेंटेंस को बोलने का सिर्फ एक ही तरीका एग्जिस्ट करता है, और वो ये है कल आया हुआ बंदा अजय नगर है। वैसे हिंदी में ये दोनों सेंटेंस चलते हैं, अगर मैं दोनों में से कोई एक सेंटेंस भी बोलूं तो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कोरियन में ये जो मैंने आखिर में जो सेंटेंस बोला है ना, कि एक ही सेंटेंस ही मान्य रूप से उसको स्वीकृति की जाती है हमारे भाषा में, और हिंदी की तरह जो वो, जितना उतना, जहां वहां, इन दोनों सेंटेंस में बांटकर सेंटेंस बनाने का ये कॉन्सेप्ट हमारे भाषा में है ही नहीं, जिसके कारण मुझे इस बात को समझने के लिए CID आहट और अनूप सोनी जैसे सीरियल्स की मदद 1 साल तक लेना पड़ा। 1 साल तक CID के सारे डायलॉग रटने के बाद मुझे थोड़े थोड़े समझ में आने लगे कि इन शब्दों का यहां पे इस्तेमाल किया जाता है और वहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और क्राइम रहना है, पेट्रोल रहना है। जय साउथ कोरिया और जय हिंद।